हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग का एग्ज़ाम का बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करने में नहीं कर रहे हैं तो करने चालू कर दीजिए। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए है। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी यह सेशन रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं तो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और वही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है। तो वही क्वेश्चन आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जितने बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है। यह हम लोग का आज का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक आवृतबीजी पुष्प के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाए। यानी क्या कहा जा रहा है? आवृत पुष्प जो होते हैं, क्या कहा जाता है? आवृतबीजी पुष्प जो होते हैं उनका चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। तो चलिए हम लोग उसी चित्र को दिखाते हैं। तो देखिए ऐसे आप लोग चित्र बनाएगा जैसे हम बनाए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए सारा चीज़ ऐसे ही लिखिएगा जैसे हम लिखे हैं, तो आप लोग का 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। इस चैप्टर से 7 से 8 मार्क्स आप लोग अच्छी तरीके से ला सकते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है? पर परागण क्या है? इसके प्रकारों का वर्णन करें। यार पर परागण क्या है और उसके प्रकारों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यह क्वेश्चन 2012-2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं परागण क्या है। पुष्प के परागकोश से निकलकर परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। यानी क्या कहा जा रहा है? जो पुष्प के परागकोश होते हैं उसमें से परागकण जो निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो परागण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? चलिए उसके बाद आगे की ओर चलते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर परागण क्या है। हम लोग का अगला भाग क्या है? पर परागण। किसी पुष्प के परागकण, क्या कहा जा रहा है? किसी पुष्प से परागकण निकलकर उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। यानी क्या कहा जा रहा है? पर परागण क्या होता है? एक ही पुष्प से निकलकर परागकण क्या होता है? एक ही पुष्प का परागकण निकलकर उसी जाति क्या उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। और पर परागण कितने प्रकार के होते हैं? पर परागण 2 प्रकार के होते हैं। ये अभी आप लोग स्टार मार के लिखिएगा, पर परागण 2 प्रकार के होते हैं। चलिए उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। पर परागण की ओर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग का पहला क्या है? सजात पुष्पीय परागण। यानी क्या कहा जाता है? सजात पुष्पीय का अर्थ होता है एक ही पुष्प के फूल से निकलकर दूसरे पुष्प के फूल में क्या होता है? परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी एक पौधे के एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो इसे समजात पुष्पी क्या कहते हैं? समजात या सहजात पुष्पी परागण कहेंगे। क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। क्या चीज का? समजात कहेंगे। यानी एक ही पुष्प के परागकोश से निकल कर परागकण कहाँ चल जाए? उसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र में पहुंच जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो सजात पुष्पी पर परागण कहेंगे। जैसे आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। और फिगर आप लोग को बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि फिगर बनाए रहिएगा तो आप लोग परिभाषा नहीं भी याद रहेगा तो आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ से एक ही पुष्प के
क्या एक ही पौधे के पुष्प में यहाँ से उठकर यहाँ परागकण चल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, समजात या सजात कहेंगे, सजात पुष्पी पर परागण या समजात पुष्पी पर परागण, ये आप लोग कह सकते हैं। चलिए उसके बाद उसका दूसरा भाग देख लेते हैं, पर निषेचन। पर निषेचन क्या होता है, यानी यदि किसी एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो उसे पर निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे, पर निषेचन का अर्थ क्या होता है, तो एक ही जाति के पुष्प, यानी क्या होता है, पुष्प जो वर्तिकाग्र से निकलते हैं और उसी ये पराग कोश से निकलकर परागकण उसी प्रजाति के पराग दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा परागकण, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो पर निषेचन कहेंगे। आशा करता हूं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। उसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट क्या है, पर परागण के विधि, विभिन्न माध्यम का वर्णन करें। यानी पर परागण जो विभिन्न माध्यमों में होता है उनका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको रट ही लीजिएगा। तो चलिए, पर परागण विभिन्न माध्यमों में कैसे होता है देख लेते हैं। पर परागण करने के लिए विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। यह माध्यम मुख्य रूप से दो श्रेणी में विभाजित होता है। यानी पर परागण जो होने के लिए दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। क्या होती है, दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। यानी कई प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको दो माध्यम में बांटा गया है, एक तो सजीव और उसके बाद एक निर्जीव कारक। यानी सजीव कारक और निर्जीव कारक माध्यम में इसकी आवश्यकता होती है, यानी परागकण होने की आवश्यकता होती है। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा। और देखिए, बहुत हम शॉर्ट तरीके से आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग समझिए। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो भी इस वीडियो को देखकर, यानी हम जो अभी सेशन चला रहे हैं प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो, उसको आप लोग देखते चलिएगा। तो फर्स्ट डिवीज़न फिक्स है, ला ही लीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा तब ला लीजिएगा, वैसे नहीं होगा। लेकिन आप लोग मेहनत कीजिएगा, और जिस तरह से हम ये 1 शॉट वीडियो दे रहे हैं तो आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं उसको देखने के बाद। चलिए उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। सजीव माध्यम में कैसे होता है और निर्जीव माध्यम में कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे। पर परागण होने के लिए अनेक प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है, ये आप लोग देखें, और इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी और मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, सजीव माध्यम और निर्जीव माध्यम। तो हम लोग पहले सजीव माध्यम को देखते हैं। क्या, पर परागण हेतु विभिन्न प्रकार के सजीव कारक उत्तरदायी होते हैं। जो पुष्प सजीव से परागित होते हैं उसमें आकर्षक रंग, सुगंध और मकरंद होते हैं। यानी क्या कहा जा रहा है, विभिन्न प्रकार के सजीव जीव उत्तरदायी होते हैं पर परागण होने के लिए। और जिस पर परागण जो सजीव से होता है उसमें क्या क्या होता है, आकर्षक रंग होता है, सुगंध होता है और मकरंद भी होते हैं। यानी क्या होता है, कुछ विशेष गुण आ जाता है। सजीव माध्यम से क्या होता है, तो पर परागण होता है तो उसमें विशेष प्रकार का एक गुण आ जाता है पुष्प में, उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो विभिन्न जीव जो सजीव पर परागण करते हैं निम्नलिखित है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो जीव पर परागण करते हैं उसका कुछ उसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। यानी किस किस के द्वारा पर परागण हो सकता है, जैसे कीट के द्वारा हो सकता है, चमगादड़ के द्वारा हो सकता है। कीट यानी आप लोग देखेंगे चींटी, कीड़ा जो होता है उस सब के द्वारा भी होता है, और पक्षी के द्वारा होता है, घोंघा द्वारा होता है, जैसे नदी में आप लोग देखेंगे। तो उसका सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग का पॉइंट क्या है, जो सजीव पर परागण करते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, कीट पर परागण। अधिकांश पुष्पी पौधे का पर परागण कीट जैसे मधुमक्खी, तितली, भौरा आदि के द्वारा होता है। यानी क्या कहा जा रहा है, अधिकांश जो विश्व में अधिकांश पर परागण किसके द्वारा होता है, तो अधिकांश पुष्पी पौधे में अधिकांश जो होता है कीट के ही द्वारा होता है, जैसे मधुमक्खी, तितली, भौरा आदि के द्वारा होता है। विश्व के
संपूर्ण पर परागन का 80% यानी 80 भाग क्या कहा जाता है, तो केवल कीट के द्वारा होता है। यानी 80% विश्व में जितना भी पर परागन होता है उसका 80% किसके द्वारा होता है, तो कीटों के द्वारा ही होता है। उसके बाद देखिए, कीट पर परागित कुछ पुष्प कमल, गुलाब, अड़हुल आदि होते हैं। यानी गुलहर जिसे हम लोग कहते हैं, वो अड़हुल आप लोग कह सकते हैं। ये सब क्या होता है, तो कीट के द्वारा पर परागित होते हैं पुष्प। चलिए उसके बाद हम लोग चमगादड़ के द्वारा देख लेते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, चमगादड़ के द्वारा कैसे होता है, पक्षी के द्वारा कैसे होगा, और घोंघा के द्वारा भी हम लोग देख लेंगे। तो चमगादड़ के द्वारा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पुष्प जैसे श्यामल और कदम में क्या होता है, तो पर परागन चमगादड़ के द्वारा होता है। किस में होता है, श्यामल और कदम में किसके द्वारा होता है, तो चमगादड़ के द्वारा पर परागन होता है। उसके बाद पक्षी के द्वारा देखिएगा, कुछ पक्षी जैसे हमिंग बर्ड पुष्पों में पर परागन करते हैं। इसके द्वारा परागित पुष्प आकार में बड़े होते हैं। यानी जो हमिंग बर्ड द्वारा यानी पक्षी के द्वारा जो पर परागन होता है उसमें जो उसके द्वारा जो पुष्प निकलते हैं वो क्या होता है, तो आकार में थोड़े बड़े होते हैं। यानी बड़े आकार वाले पुष्प में क्या होता है, तो हम पक्षियों के द्वारा पर परागन होता है। उसके बाद देखिए आगे की ओर चलते हैं, घोंघा के द्वारा। तो घोंघा के द्वारा कैसे होते हैं, कुछ वर्षा ऋतु में हिलने वाले पुष्प घोंघे द्वारा पर परागित होते हैं। इसके अतिरिक्त चींटी, छिपकली, सर्प जैसे जंतु भी पर परागन करते हैं। यानी क्या होता है, तो वर्षा ऋतु में घोंघा के द्वारा पर परागित होते हैं। उसके बाद आप लोग देखे होंगे चींटी के भी द्वारा पर परागित होते हैं पुष्प, और सांप, छिपकली इस सब के द्वारा भी क्या होते हैं, तो पर पराग ये जो होता है पर परागन ये होता है। आशा करता हूँ आप लोग को सजीव पर परागन समझ में आया होगा। और निर्जीव पर परागन क्या होता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का विशेष गुण नहीं पाया जाता है। निर्जीव माध्यम में क्या होता है, कोई भी विशेष प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है। चलिए निर्जीव का भी एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे निर्जीव वायु के द्वारा होगा, तो देखिए वायु द्वारा हम लोग देख लेते हैं, निर्जीव माध्यम का वायु द्वारा। वायु परागित पुष्प रंगहीन, गंधहीन तथा मकरंद रहित होते हैं। इसके पर परागन हल्के, चिपचिपे और अत्यंत मात्रा में होते हैं। ये पुष्प गुच्छे में होते हैं और इसमें वर्तिकाग्र और पुंकेसर लंबे लंबे होते हैं। उदाहरण गेहूं, धान, मक्का आदि। यानी वायु द्वारा जो पर परागित होंगे जीव यानी पुष्प, वो क्या होगा, तो उसमें रंग नहीं होगा, गंध नहीं होगा, लेकिन मकरंद रहेगा। क्या होगा, गंध नहीं रहेगा और रंग भी नहीं रहेगा, लेकिन मकरंद रहेगा। और यह हल्के चिपचिपे होते हैं और अत्यंत मात्रा में, यानी अधिक। जैसे आप लोग धान देखे होंगे बहुत ही होते हैं और गुच्छे में होते हैं। गेहूं भी देखे होंगे आप लोग गुच्छे में होते हैं। और वर्तिकाग्र और पुंकेसर लंबे लंबे होते हैं। यानी ये क्या होता है, वर्तिकाग्र और पुंकेसर उस फूल का पुष्प का बड़े बड़े होते हैं। जैसे गेहूं, धान, मक्का आदि में आप लोग देखे होंगे। आशा करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आया होगा। जितना बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।